इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पहले तो आपको कोरोना को लेकर थोड़ी सी राहत वाली खबर बता दूं। करीब 4 दिन बाद कोरोना के नए केसेस 4 लाख से नीचे आए हैं। यह एक अच्छा संकेत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,66,000 नए केसेस आए। एक दिन में सिर्फ 9,000 एक्टिव केसेस बढ़े और ऐसा 55 दिन बाद हुआ है। 55 दिन से लगातार केसेस बढ़ रहे थे। देश के 18 राज्यों में लॉकडाउन हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा है, तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। लोगों में थोड़ा डर है, लोग घरों में दुब के बैठे हैं। इसकी वजह से कोरोना के रफ्तार में कुछ कमी आती दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। कोरोना का नया वायरस और तेजी से बढ़ रहा है। आज भी लोग हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं। आज भी लोग सांस के लिए ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कहर को, इस भयावह तस्वीर को समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए सावधान करने के लिए, चेतावनी देने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो देखकर मैं भी हैरान रह गया। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना के केसेस को फिर कई गुना रफ्तार से बढ़ा सकती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना के फ्लैट होते ग्राफ को एक बार फिर ऊंचाई पर ले जा सकती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना से जारी इस जंग को फिर से कमजोर कर सकती हैं। ये तस्वीरें आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर क्रिएट की गई हैं। मैं आपको कई बार बता चुका कि कोरोना के दूसरी लहर को रोकने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क दोनों जरूरी हैं। लेकिन आज देश के कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा मजाक उड़ाया गया, आप देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाता हूं जो चौंकाने वाली है। कैसे हजारों लोग सड़क पर उतर आए। हजारों लोग, न कोरोना के वायरस का खौफ, न कानून का डर, न समाज की चिंता। आज जब मैंने तस्वीरें देखी तो शॉक्ड हो गया। यूपी के बदायूं में ऐसा लगा जैसे यहां कोरोना कभी आया ही नहीं, जैसे यहां कोरोना का कोई डर नहीं, जैसे यहां वायरस से कभी किसी की मौत नहीं हुई। बदायूं में जब जिला काजी का जनाजा निकला तो सारे नियम, सारे कानून, सारे कायदे धरे के धरे रह गए। हजारों लोग हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी बदायूनी के जनाजे में इकट्ठा हुए। कब्रिस्तान तक आखिरी सफर के दौरान बदायूं की गलियों में इसी तरह की भीड़ देखने को मिली। कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कल ही पूरे राज्य में 17 मई तक कर्फ्यू एक्सटेंड किया है। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए पाबंदियां लगाई हैं, सख्ती बढ़ाई है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की एंट्री लिमिटेड कर दी गई है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत है, चाहे वो शमशान घाट जाना हो या फिर कब्रिस्तान जाना हो। 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन ये भीड़ देखिए, करीब 20,000 लोग इकट्ठा हो गए, कब्रिस्तान पहुंच गए। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क का पता। क्या सोचते हैं कि वायरस इस भीड़ को अफेक्ट नहीं कर सकता? क्या सोचते हैं कि कोरोना का कहर इन लोगों पर नहीं बरसेगा?
जरा सोचिए, जब सरकार लोगों से बार बार अपील कर रही है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, इस महामारी से खुद को, अपने परिवार को बचाएं। हमारे सिस्टम पर पहले ही काफी बोझ है। हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के लिए इंतजार करना पड़ता है, ऑक्सीजन के लिए, सांस लेने के लिए लंबी लाइनें हैं, यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए, चाहे दाह संस्कार हो या फिर दफन करना हो, उसके लिए टोकन मिलते हैं। ऐसे हालात में इस तरह का इंडिसिप्लिन, इस तरह की हिमाकत कोरोना को खुला इन्विटेशन है। मैं जानता हूं ये तस्वीरें देखकर आप चौंक गए होंगे, हैरान हो गए होंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि नमाज जनाजा में जितने लोगों ने शिरकत की, उनमें कितने सारे लोग ऐसे दिखते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, और जिन लोगों के चेहरे पर मास्क था वो सिर्फ नाम के लिए था, क्योंकि मास्क लगाया नहीं हुआ था, लटकाया हुआ था। अब आप सोच कर देखिए, अगर इनमें से एक शख्स भी कोरोना से इन्फेक्टेड होगा, वायरस से इन्फेक्टेड होगा, तो उसने कितने लोगों को यह वायरस ट्रांसफर कर दिया होगा। किसकी टेस्टिंग करेंगे, किसकी ट्रेसिंग करेंगे, किसकी ट्रैकिंग करेंगे, किसको पकड़ेंगे। कोशिश हो रही है वायरस की चेन को ब्रेक करने की, कोशिश हो रही है वायरस के केसेस को कम करने की, मेहनत लग हो रही है। इस सारी मेहनत पर इस जनाजे ने पानी फेर दिया। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन आपको चेतावनी देना, सावधान करना जरूरी है। लोगों को इस वक्त अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, संयम में रहने की जरूरत है। शेख अब्दुल हमीद कादरी इस पूरे इलाके में बड़ा नाम थे, बड़ी शख्सियत थे। वो खानकाहे कादरिया के सज्जानशी रहे। हजरत सलीमुल कादरी सालिम मियां का जितना रिस्पेक्ट मुस्लिम समुदाय करता था, उतनी ही इज्जत हिंदुओं में भी थी। हालांकि कल जैसे ही हजरत सलीमुल कादरी सालिम मियां के इंतकाल की खबर आई, प्रशासन अलर्ट हो गया था। पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से मौजूद लोगों से कहा गया कि जनाजे में ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। लोगों से अपील की गई थी, लेकिन अचानक लोग घरों से बाहर निकले और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। बदायूं डिस्ट्रिक्ट में एक संप्रदाय विशेष के धर्मगुरु के देहांत के पश्चात उनकी शव यात्रा में काफ़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में धारा 144 और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनके उल्लंघन के लिए धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करके जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेगी। पुलिस सत्सर भी करे तो क्या करें, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये तस्वीरें सिर्फ उत्तर प्रदेश से हो, एक राज्य से हो, एक जिले से हो, ऐसा नहीं है। इस तरह कोरोना को फैलाने की भीड़ लगातार जुट रही है। चाहे राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है, चाहे कर्फ्यू लगाया है, चाहे पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन आस्था के नाम पर, परंपरा के नाम पर लोग अब भी इकट्ठा हो जाते हैं। आज ओडिशा के बहरामपुर में एक मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए सैकड़ों महिलाओं की भीड़ सड़क पर आ गई। लॉकडाउन की परवाह किए बगैर ये महिलाएं इकट्ठा हुई और मंदिर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को लगी, तुरंत सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने मंदिर के पुजारियों से बात की, लोगों को समझाया, याद दिलाया सेक्शन 144 लगा हुआ है, 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट किया गया।
लोगों को वापस भेजा और फिर मंदिर के गेट को लॉक करवा दिया। हमारा ये इलाका में ये कृष्णचाई की विलेज गांव में एक मंदिर का इनाग्रेशन सेरेमनी चल रहा था। हम मीडिया IAC सब कलेक्टर साहब मिलके जाकर ये जो पर्व चल रहा था उसको बंद कर दिया, मंदिर में ताला डाल दिया और 140 पर धारा इम्पोज कर दिया। एंड जो कोई आदमी वो आइन को वायलेट करेगा उसका ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लागू होगा और फाइन इम्पोज करा जाएगा। हो सकता है लोगों की भावनाएं आहत हो सकता है लोग पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हों, लेकिन मुझे लगता है कोरोना के संकट के काल में जब पूरा देश इससे जूझ रहा है तो फिर इस तरह के रिएक्शन की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। पुलिस ने ठीक किया, मंदिर को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, लोगों को चेतावनी दी। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था, ये एक दो जगह की बात नहीं है। आज ही इस तरह की तस्वीरें कई जगह से आई। मैं आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां अस्थि विसर्जन और कर्मकांड के लिए गंगा घाट पर हर की पैड़ी पर लोग लगातार इकट्ठा हो जाते हैं और यह हाल तब है जब कुंभ की वजह से काफी नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड में नए केसेस की संख्या डबल हो गई है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गई है। फिगर्स देखेंगे तो उत्तराखंड के लोग डर जाएंगे। 1 अप्रैल से 7 मई तक उत्तराखंड में 1,30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, यानी जितने केस अभी तक पूरे स्टेट में रिकॉर्ड किए उसके 50% से ज्यादा केस तो इस एक महीने में सामने आ गए। सिर्फ इतना नहीं है, पिछले साल से अभी तक उत्तराखंड में कोरोना से 3,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जब मौत तांडव कर रही हो, जब लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हो, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1700 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ पिछले 1 महीने में हुई। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है, सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन कौन मानता है? लोग मानने को तैयार नहीं है। आज भी हरिद्वार से उसी तरह की तस्वीरें आई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार लोग कर्मकांड के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। जिस तरह शाही स्नान के दौरान हर की पैड़ी में पांव रखने की जगह नहीं दिखती थी, उसी तरह आज भी सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। कोई हरियाणा से पहुंचा, कोई दिल्ली से आया, तो कोई मध्य प्रदेश से। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इतना सब होने के बावजूद पुलिस या प्रशासन के लोग वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। लोगों ने बताया कि पुलिस के लोग घाट से नदारद थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि सख्ती की जा रही है और जहां कमी उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आने वाली संख्या ऐसे लोगों की जो रिचुअल्स के लिए आ रहे हैं काफ़ी अधिक है। लगातार हमारे द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, लोगों को मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जो हमारे स्थानीय लोग हैं जो कि पूजा का कार्यक्रम कराते हैं, उनको भी हमारे द्वारा ये किया जा रहा है कि उनकी स्वयं की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, हमारे हरिद्वार की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि वो सतर्क होकर के जो भी कर्मकांड कराते हैं उसको भी संपादित करें और अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, हरिद्वार की भी सुरक्षा सुनिश्चित। अगर थोड़ी बहुत जो कमियां रह जाती हैं, जो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी में हमारे द्वारा ये मानी जाती है कि यात्री नहीं समझ पाता, और कई बार जब एक परिवार के लोग एक साथ चलते हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं कभी कभी। बाकी जो होटल में भी लोग हैं जिनके द्वारा लोगों को सर्व किया जा रहा है, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, तो उनको भी हमने एक निवेदन किया है कि आप कृपा करके पैक करके उनको खाना दिया करें, उनको उसमें बैठा करके अपने रेस्टोरेंट में या ढाबे में न खिलाएं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक होती है। तो हम इसको सुनिश्चित कर रहे हैं और लगातार और जो कमियां उसको भी पूरा करने का प्रयास करें। भीड़ चाहे जनाजे के लिए इकट्ठी हो या फिर कर्मकांड के लिए, दोनों अपराध हैं। आज के जमाने में तो ये क्रिमिनल है। कोरोना मंदिर और मस्जिद में फर्क नहीं करता। भीड़ हिंदू लगाएं या मुसलमान लगाएं, कोरोना का वायरस भेदभाव नहीं करता। वायरस के शिकार ऑक्सीजन से तड़पते लोग हर धर्म के हैं, हर वर्ग के हैं। शमशान में चिताओं के लिए अगर जगह कम है तो कब्रिस्तान में भी लाशों को इंतजार करना पड़ रहा है। हजारों लोग इकट्ठा होंगे,
कोरोना फैलाएंगे और दोष सरकारों को देंगे, पुलिस को देंगे। ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि खतरा अब पहले से ज्यादा बड़ा है, पहले से ज्यादा भयानक है। कोरोना का वायरस लगातार अपने रूप खतरनाक तरीके से बदल रहा है। इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इन वेरिएंट्स के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले से भी ज्यादा जानलेवा हैं। कई डॉक्टर्स मानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव का पीक अभी आना बाकी है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए मास्क की जरूरत है, दूरी बनाए रखने की जरूरत है। और इसके बाद तीसरी लहर इनएविटेबल है, उसका सामना करने के लिए तैयारी करनी है। लेकिन क्या ऐसे करेंगे? जो लोग धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कभी अल्लाह के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन्हें मैं अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC ने कोरोना की जो नई गाइडलाइन जारी की हैं उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं। ध्यान से सुने। अमेरिका की हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि अब यह वायरस हवा में फैल गया है, एयरबॉर्न हो चुका है। अब तक तो 6 फीट की दूरी की बात होती थी, लेकिन CDC का कहना है कि अब 2 गज की दूरी भी इस वायरस के ट्रांसमिशन की चेन रोकने में कारगर साबित नहीं होगी। इस नई रिसर्च का कहना है कि यह वायरस मिस्ट पार्टिकल के तौर पर ट्रांसमिट होने के साथ साथ फैलता है। यानी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है और वो सांस के साथ जब रेस्पिरेटरी फ्लूइड बाहर छोड़ता है तो यह वायरस मिस्ट पार्टिकल के रूप में हवा में काफी देर तक रहता है। और खासकर उन जगहों पर ज्यादा खतरा है जहां वेंटिलेशन खराब है। ऐसे में ये एरोसॉल काफी वक्त तक तैरता रहता है और 1-1 मीटर से ज्यादा दूरी को कवर करते हुए हवा में फैलकर दूसरे लोगों को इंफेक्शन दे सकता है। लास्ट ईयर जब हमने इसके कोरोना के संक्रमण फैलने की बात की थी तो जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, जिसमें कि हमारे थूक के जो कण हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल कहा जा रहा था और इसीलिए हैंड हाइजीन और सरफेसेस को साफ करने पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। पिछले 1 साल में जो एविडेंसेस जगह जगह से मिली हैं, जिनको मैं डिटेल में यहां डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसमें ये देखा गया, उससे निष्कर्ष निकला है कि खाली ये ड्रॉपलेट्स सरफेस पे गिरे और उससे हो ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसा हुआ जैसे कि किसी कमरे में कोई बैठा हुआ है और वो चला गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति उस कमरे में आया, वो कुछ देर रहा, उसने भी मास्क नहीं पहना था, इसने भी मास्क नहीं पहना था, इस व्यक्ति को संक्रमण हो गया। तो अब जो इस समय एविडेंस है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं, खांसी करते हैं, छींक लेते हैं, गाते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो जिससे हमारा एरोसॉल सांस बाहर आती है, तो उसमें कुछ तो ये 5 माइक्रोन से बड़े जो होते हैं ड्रॉपलेट्स, जो शायद नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चंद घंटों तक, अब वो घंटे 1-2 घंटे से लेकर ज्यादा घंटे तक हो सकता है, वो चंद घंटों तक हवा में रहता है और उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति बाद में आके सांस ले तो वो उसकी सांस में जाके उसको कर सकता है। डॉक्टर अपनी तरफ से बार-बार लोगों को समझा सकते हैं। हम लोग मीडिया के जरिए वायरस के खतरे के प्रति आपको बार-बार आगाह कर सकते हैं, लेकिन लोग माने तो सही। दुख होता है, लगता है हमारे देश में इस वक्त इस बात की होड़ लगी है कि कौन कोरोना का कितना बड़ा कैरियर बन सकता है। इस बात की रेस है कि कौन सुपर स्प्रेडर बन सकता है, कौन कितनी जल्दी वायरस को शहरों से गांवों तक पहुंचाएगा। मैं आपको बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। कल से यहां 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वैक्सीनेशन लोगों की जान बचाने के लिए है, इस वायरस के खतरे को कम करने के लिए है, लेकिन इस वैक्सीनेशन के लिए, इस वैक्सीन को पाने के लिए जिस तरह की लाइनें लग रही हैं, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसने खतरा कम करने के बजाय बढ़ा दिया है।
जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, अब उनसे ही वायरस फैलने का डर पैदा हो गया है। जिस तरह की बदइंतजामी बिहार के अलग अलग जिलों में दिखाई दी, वैक्सीन सेंटर्स पर नजर आई, वो चौंकाने वाली है। पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र आज जब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो जो तस्वीरें देखी, जो भीड़ देखी, जो बदइंतजामी देखी, वो परेशान हो गए। नीतीश खुद वायरस से संक्रमित रह चुके हैं, अब ठीक होकर एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। नीतीश ने बताया कि इस वैक्सीन सेंटर पर 18+ के साथ साथ 45 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन भी होना था, लेकिन 2-3 घंटे के बाद भी लोगों का नंबर नहीं आया। लोगों का कहना था कि आए तो वैक्सीन लगवाने थे, लेकिन हालात देखकर लगता है कि कोरोना लेकर वापस जाएंगे। हम इस वक्त पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में हैं और यहाँ पर आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। हर कोई यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुँचा हुआ है और यहाँ पर 18 साल से 45 साल के अलावा 45 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका भी चूँकि वैक्सीनेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो खिड़कियों से यहाँ पर चिपके हुए हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पूरे यहाँ पर सामने में लोग टोकन लेने के लिए इस तरह से यहाँ पर भीड़ यहाँ पर पहुँची हुई है। अनाउंस कर रही है और कोई सुनने यहाँ ना देखिए कोई सिस्टम है ना, पुलिस है यहाँ का, सब बैठा है ऐसे बिना मतलब। कितने बजे का समय मिला था? 11 बजे का है सर, 11 बजे का। क्यों नहीं ले पा रही है? भीड़ के चलते देख रहे हैं, कोई सिस्टम है यहाँ पे। आपको कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से आए हुए हैं सर, 8 बजे से आए हुए हैं। 214 नंबर मिला है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक 50 बोलते हैं कि 50 चल रहा है, अभी तक देखिए कितना बजे आता है नंबर से। तो कोई सीनियर सिटीजन की भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग कह रहे हैं कि घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। सेशन हो गया है? नहीं, अभी हुआ नहीं है। हम बैंकर हैं मैम सर, यहाँ डायरेक्ट सोच रहे बैंक से निकल करके आए हुए हैं, इसे हम शायद हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कितने बजे का समय दिया गया है? 11 से 1 के बीच में देना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों को जो समय मिला उस पर क्या मिल पा रहा है? नहीं, तो कुछ जैसा कंडीशन लग रहा है ना, पॉसिबल नहीं लगता है कुछ। मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या बताया, क्या काम क्या करना है यहाँ तो कोई बताने वाला ही नहीं है ना। एक प्रोसेस कैसे करना है। अब क्या सुइया दिए थे कुछ हमको पता नहीं है। अब दूसरा डोज के लिए लौटा दिया गया पिछला सोमवार के, फिर हम दोबारा आए हुए हैं। और कोची से या सुइया देंगे, ओबीसी देंगे कि ईबीसी देंगे, क्या देंगे समझ में नहीं हमारा आ रहा है। आपको कौन सा वैक्सीन मिला? मोबाइल पर मैसेज कहे कि भेजेंगे, नहीं गया मैसेज नहीं गया मोबाइल पर। नहीं, बहुत दिक्कत है, परेशानी कोई बताने वाला ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग बहुत देर से मॉर्निंग से यहाँ आकर खड़े हैं, लेकिन कोई कुछ अच्छा से बता नहीं रहा। कभी यहाँ भेज दे रहा है, कभी वहाँ भेज दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं सही है। घर में सुरक्षित है, पर यहाँ आके हम लोग इन्फेक्शन में हो जाएंगे। लोगों को इस तरह भटकते देखकर, थक्के खाते देखकर, बदइंतजामी देखकर दुख होता है, गुस्सा आता है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है वैक्सीनेशन लोगों को बचाने के लिए या उनकी जान लेने के लिए। और ये तो बिहार की राजधानी पटना का हाल मैंने आपको दिखाया। मैं बिहार के दूसरे जिलों का हाल आपको दिखाऊंगा तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। जहानाबाद हो या मधुबनी हो या फिर बेगूसराय, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 18+ वालों का रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया, लेकिन जो टाइम स्लॉट दिए गए उस वक्त उन्हें वैक्सीन नहीं लगी। नतीजा ये हुआ कि आज वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। टोटल कंफ्यूजन, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। एक ही सेंटर पर अलग अलग एज ग्रुप्स के वैक्सीन लगाए जा रहे थे। कई लोग सुबह 7 बजे से 8 बजे से सेंटर्स के बाहर खड़े थे। कई लोग ऐसे थे जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बिना रजिस्टर करवाए वैक्सीन सेंटर्स पर आ गए। जब भीड़ काफी ज्यादा हो गई, थक्का मुक्की के हालात बनने लगे, तो कुछ जगहों पर जिला प्रशासन के अफसर पुलिस फोर्स को लेकर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में हालात को कंट्रोल किया, लेकिन लोगों का कहना था सरकार को ये सब पहले से करना चाहिए था। जब सरकार को मालूम है कि लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं,
तो उन्हें इसके लिए इंतजाम सुनिश्चित करना चाहिए था। अगर पहले से सेंटर्स पर लाइन लगवाते, लोगों को समझाते, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। पहले तो कहा गया था 1 मई से चालू हुआ, उसमें तो रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गया था। उसके बाद कल रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, हमने किया तो स्लॉट जो था 9 से 11 मैंने कर लिया। यहाँ पे हमको लगा 9 से 11 वाले को सिर्फ कर रहा है। यहाँ तो लंबा लाइन लगाया, दिन में जितना था सारा आदमी आ चुका है। कितना आदमी जो 45 साल से ऊपर है उसका भी यहाँ पे पड़ रहा है। देखिए कितना पड़ता है। अच्छा व्यवस्था है, व्यवस्था खराब है। प्रशासन एक भी पुलिस यहाँ पे नहीं है। इतना लंबा लाइन लगा, इतना आदमी यहाँ पे है, कम 2-4 पुलिस तो रहता तब तो व्यवस्था रहता, एक भी नहीं है। 8:30 से खड़े हैं यहाँ हम लोग, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं है। भीड़ और जाम में शुगर पेशेंट है, सोचते हैं जल्दी इंजेक्शन लग जाए, लेकिन यहाँ से 1 महीने के बाद घर से निकले हैं और यहाँ पेशेंट बन के लेके जाएंगे बीमारी। और क्या, बहुत बढ़ेगा, ऐसे में बीमारी बढ़ेगा। डिस्टेंसिंग हट नहीं रहा है, लॉकडाउन बेकार हो रहा है, लॉकडाउन के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। ये जो वैक्सीन का स्लॉट बुक किया गया है वो पूरा फेल है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरा तरह से धज्जी उड़ाया गया है और कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ अर्बन और आरआई सदर 2 टाइप से स्लॉट बुक हुआ था और दोनों इसी में हो रहा है। और आप देख सकते हैं लॉकडाउन है, उसके बाद और कोविड के का हालत क्या है, उसके बाद यहाँ का व्यवस्था भी आप लोग देख सकते हैं। जो भी टाइम स्लॉट है उस हिसाब से कोई लोग नहीं आया है, अनगिनत लोग आए हुए हैं सारे टाइम स्लॉट के, ठीक है, जिसके कारण भीड़ भी बढ़ गई है यहाँ पे और लोगों का कंजेस्टेड होना ज़्यादा हो गया और यहाँ पर कोरोना का थोड़ा चांस बढ़ गया होने का। और 2 सेंटर यहाँ पर मिक्स है, ठीक है, इसीलिए लगता है और भी चांस हो गया है ज़्यादा। इन लोगों का क्या कसूर? ये तो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं ताकि देश को खतरे से बचा सके, अपने आप को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके। लोग लॉकडाउन के बाद महीनों महीनों घर के अंदर बंद रहे सरकार की बात मानकर, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि कोरोना ना फैले। अब वैक्सीन के लिए महीनों बाद घर से बाहर निकले तो लोगों को डर है कहीं कोरोना का इन्फेक्शन लेकर घर ना जाए। इसने एक बड़ा डर समाज में पैदा कर दिया है और डॉक्टर्स तो बार बार बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, एहतियात बरतना जरूरी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वैक्सीन लेने का मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन लेने वाले इंसान को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। असल में वैक्सीन लगवाने पर कोरोना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ज्यादा घातक साबित नहीं होगा, ये लोग समझते हैं। लेकिन ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं जब वैक्सीन सेंटर पर इस तरह की भीड़, इस तरह की बद इंतजामी दिखाई देती है। ऐसी भीड़ में कोरोना के इन्फेक्शन को फैलने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। लोगों को वैक्सीन लगे, इसके लिए सख्त नियम कायदे बनाने की जरूरत है, बेहतर इंतजाम करने की जरूरत है। और अभी तो इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग भी नहीं रही, कम वैक्सीन अवेलेबल है, कम लोगों को वैक्सीन लग सकती है। अगर एहतियात नहीं बरती गई तो वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम पर पानी फिर जाएगा। और मुझे आश्चर्य है कि बिहार में जो अफसर हैं, पुलिस है, आम आदमी है, सब ने कोरोना का भयानक रूप देखा है, फिर भी संभलने को तैयार नहीं है। आज ही बक्सर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई, यहां गंगा नदी में लाशें तैरती दिखाई दी। हिंदू रीति रिवाज तो यह है कि शव को जलाकर उसकी अस्थियां, उसकी राख गंगा में विसर्जित की जाती है, लेकिन कोरोना के कहर ने सब रीति रिवाजों को, सब परंपराओं को बदल दिया। कोरोना के संक्रमण का ऐसा खौफ है कि मजबूर होकर मरने वालों के परिजन चाहते हैं किसी तरह जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन क्या करें, शमशान घाटों में जगह नहीं है, लकड़ी कम पड़ती है, शव जला नहीं पाते। नतीजा यह कि मृतकों के परिजन पैक्ड डेड बॉडी को गंगा में प्रभावित कर देते हैं। बिहार के बक्सर के अलावा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी यमुना नदी में शव तैरते देखे गए हैं। बक्सर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह डेड बॉडीज फूल गई हैं उसे देखकर लग रहा है कि 5 से 6 दिन पहले गंगा में प्रवाहित किया गया होगा। अब बक्सर का प्रशासन
इन शवों को गंगा से निकालकर इनका अंतिम संस्कार करवा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है, जिससे ना तो इधर की तरफ लाशें लगें और ना इधर कहीं बदबू हो या फिर कोई बीमारी फैलने की कोई बात हो। सर, उत्तर प्रदेश के इलाके में लाशें होने की बातें आ रही है सामने। इलाज तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं ये लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है, तो यहाँ लाश प्रवाहित हुई ही नहीं। कोरोना की सेकंड वेव ने सांसों को टूटते दिखाया, लाशों को तैरते दिखाया, हर रोज हमें मौत का खौफ दिखाया, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि इंसान लालच में किस कदर गिर सकता है। थोड़े से पैसे कमाने के लिए वो लाशों का, कफन का सौदा कर सकता है। थोड़े से मुनाफे के लिए डेड बॉडी से कफन छीन सकता है, उसे बेच सकता है, उसका सौदा कर सकता है। ऐसी ही हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आई। यहां कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए लाई गई लाशों के शरीर से कफन, कपड़े, शॉल और चादरें तक उतार लेते थे और उन्हें धोकर प्रेस करके नया स्टिकर लगा के मार्केट में बेच रहे थे। ये लोग इतना गिर गए थे कि न तो शमशान को छोड़ते थे न कब्रिस्तान को। इस पूरे गोरख धंधे का सरगना प्रवीण जैन नाम का एक व्यापारी था। शमशान और कब्रिस्तान से कफन और कपड़े चुराने के बदले ये रोजाना 300 रुपए की मजदूरी देता था। इस लालच ने इन लोगों को इतना अंधा कर दिया कि ये लोग कोरोना से मरे लोगों के कपड़े और कफन भी बाजार में बेच देते थे। ना सोचिए, जिन लोगों की लाश से दूर रहने को कहा जाता है, अपने परिवार वाले भी उनके करीब नहीं जाते, उनके बदन से कपड़े उतारकर, शॉल उतारकर, कफन उतारकर ये बाजार में बेच दिया जाए, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। आसपास के जितने भी कब्रिस्तान थे और शमशान घाट से जहाँ पर ये कपड़े उठवाने का कार्य करते थे, ये अपने पास आदमी रखते थे जिनके द्वारा पैसे दे करके वे लोग उन कपड़ों को लेकर के यहाँ इकट्ठा करते थे। इनके घरों में ही एक पूरा एक गोडाउन टाइप का बना हुआ है जहाँ पर बंद किए हुए काफ़ी कपड़े बरामद हुए हैं और जो मूर्तियाँ वहाँ पर धुल करके और ग्वालियर की लेबलिंग किया करते थे। विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत महामारी फैलने का भी डर था, इसलिए महामारी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। चूंकि जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है वहाँ पर सारे तरह के जो शव होते हैं उनका जो विसर्जन होता है, शव का दाह संस्कार होता है, वो वहाँ पर जाते थे, इसलिए इसमें सारी धाराएं की विवेचना की जा रही है। कफन चोरों के बाद मैं आपको खून से कमाई करने वालों की खबर दिखाता हूं। कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए इस वक्त प्लाज्मा बहुत जरूरी है। प्लाज्मा उन्हीं लोगों से लिया जा सकता है जो कोविड से रिकवर हुए हैं, लेकिन दुख की बात है कि ऐसे लोग प्लाज्मा डोनेट करने आगे नहीं आ रहे। इस वजह से कुछ लोगों ने प्लाज्मा को कमाई का जरिया बना लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लाज्मा की एक यूनिट 15 से 20 हजार रुपए के बीच बिक रही है। हालांकि सरकार ने यूनिट का रेट 5,500 से 6,000 के बीच तय किया है, लेकिन कोरोना के इलाज में काम आने वाली हर चीज की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये रोज हम देखते हैं।
ब्लड बैंक भी प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग रैकेट में जुड़ गए। 16-16, 20-20 हजार रुपए में ले रही है, गलत है और इसके ऊपर सरकार ने भी विचार करना चाहिए और ब्लड बैंकों ने भी इसका कहीं तो भी विचार करके उसके रेट कम करना चाहिए। तो आप लोगों ने लिया? हाँ, हमने लिया 16-16 हजार में 2 जगहों से मेरे दोस्त के लिए लिया गया है प्लाज्मा। तो आप लोगों ने कहा नहीं कितना ज्यादा ले रहे हो आप? हमने बोला, उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मिलने में तकलीफ है और सर्विस में हमको बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी लोग डोनेशन नहीं कर रहे। मैं बोला हम तो चला रहे हैं सब। कोरोना के वायरस से परेशान डरे हुए लोगों को किस किस तरह से लूटा जा रहा है, यह सुनकर कई बार यकीन नहीं होता। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लाइफ सेविंग रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला धंधा सामने आया। एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर इसको चला रहा था। जबलपुर सिटी हॉस्पिटल में मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। नकली इंजेक्शन के इस रैकेट के तार गुजरात से जुड़े मिले और खुलासा तब हुआ जब गुजरात पुलिस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट की जांच के लिए जबलपुर आई। इसके बाद जबलपुर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बातें पता चली। जांच में सामने आया कि नकली इंजेक्शन का सौदा इंदौर में हुआ था। पुलिस के मुताबिक सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने नकली इंजेक्शन का काला खेल अपने 2 साथियों के साथ मिलकर खेला था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं कि इससे लोगों की जान चली जाएगी। इंदौर से भी इसी तरह नकली रेमडेसिविर बेचे जाने का मामला सामने आया। इंदौर में रहने वाली भावना थोराट के पति विशाल थोराट को कोरोना हो गया। सीरियस होने पर इलाज करने वाले डॉक्टर ने विशाल को रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की सलाह दी। परिवार वाले इंजेक्शन के लिए इधर उधर भागे, जान पहचान निकालने लगे, लेकिन जब उन्हें इंजेक्शन नहीं मिला तब उन्हें एक नंबर मिला। परिवार ने उस नंबर पर बात की तो 40,000 रुपए में 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की बात तय हुई। हताश निराश परिवार ने थोड़ी उम्मीद की झलक देखी, 40,000 रुपए देकर इंजेक्शन खरीद लिया और इन्हें लेकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने इंजेक्शन देखा तो तुरंत समझ गए ये इंजेक्शन नकली है। डॉक्टर ने विशाल को इंजेक्शन नहीं लगाए। सोचिए, इंदौर के डॉक्टर सही वक्त में नकली रेमडेसिविर को ना पहचान पाते तो पेशेंट की जान जा सकती थी। हमने 20,000 का एक इंजेक्शन लिया था और 2 इंजेक्शन 40,000 के लिए थे। उसमें से ग्लूकोज का पानी निकला। बिल्कुल मतलब डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन में फ्लो किया उसको तो देखा तो वो बिल्कुल मतलब उसका कलर ही चेंज ही दिख रहा था, एकदम नमक का पानी घोलते वैसा कुछ था। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है तो डॉक्टर ने बताया था कि वो थोड़ा सा येलो स्किन पर आता है, थोड़ा सा लाइट, जिससे उसकी पहचान है। और फिर उन्होंने इंजेक्शन पूरे देखे, उसके बाद ही उन्होंने लगाया। जहां जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, सरकारें ऐसे मामलों को लेकर बहुत सख्ती बरत रही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, ये लोग हैवान हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयां हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन है, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शे। हमने एक अलग टीम बनाई है उच्च स्तरीय, वो जांच करके कार्रवाई करेगी। उस कार्रवाई को मैं रोज देखूंगा। लूट, बेईमानी, धोखाधड़ी का एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। दिल्ली की रहने वाली हसीना के साथ ये हुआ। हसीना के नाना को कोरोना हुआ, उनकी हालत खराब हुई, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। परिवार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे। हसीना को सोशल मीडिया पर वेरीफाइड नाम से घूमता हुआ एक नंबर मिला। उन्होंने इस फोन नंबर पर बात की तो दूसरी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का भरोसा दिया गया। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर 21,000 रुपए देने की बात तय हुई। 15,000 रुपए एडवांस जमा कराने को कहा गया। हसीना ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 15,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए, लेकिन सिलेंडर नहीं आए। ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था।
इसके बाद हरीना ने फ्रॉड करने वालों के नंबर पर बात की तो दूसरी तरफ से बैलेंस पैसा ट्रांसफर करने को कहा गया। हरीना को शक हुआ कि वो किसी ऑनलाइन फ्रॉड की शिकार हो चुकी है। हरीना ने इस मामले की कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को की, ग्रेटर कैलाश थाने में। मैं आपको हरीना की बात सुनवाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि उनके साथ ये फ्रॉड कैसे हुआ। 2 मई को वेरीफाइड लीड के नाम से ही एक कॉन्टैक्ट के थ्रू जो सोशल मीडिया पे हमें लीड्स मिलते उससे ही नंबर मिला था जिसमें पंकज नाम का था वो फ्रॉड जिसने किया। उन्होंने अपने आप को एक ऑक्सीजन डीलर के तौर पे दिखाया और बोला कि 7,500 की पेमेंट करने पर उन्होंने जो भी रेट अलग अलग सिलेंडर के बताए थे 7,500 की एक सिलेंडर की एडवांस पेमेंट करके अगले दिन डिलीवर हो जाएगा सिलेंडर और बचा हुआ पेमेंट जो है जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट होगा आपको वो देना होगा। तो हमने ऐसे 2 सिलेंडर जो थे उनसे लिए तो हमने 15,000 का पेमेंट करा लेकिन हमें सिलेंडर नहीं मिले। उन्होंने ये बोला कि आप जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे आपको सिलेंडर नहीं मिलेंगे और बहुत हमने नेगोशिएट भी किया। हमने उनको बोला कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने का ही आप सिलेंडर भेज दो। उनके पास वो क्वांटिटी लेकिन वो फ्रॉड था तो हमें सिलेंडर कभी मिला नहीं। मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, पुलिस एक्शन ले रही है, मेरी FIR दर्ज हो गई है। बस यही बोलना चाहूँगी कि आप सब जागरूक रहें, सावधानी बरतें। कौन सोच सकता है कि हमारे बीच ऐसे लोग रहते हैं जो लाशों का कफन बेच देते हैं। समाज को क्या हो गया कि प्लाज्मा की कालाबाजारी हो, नकली इंजेक्शन बेचने वाले लोगों को मौत बांटते घूमे, ऑक्सीजन कमाई का जरिया बन जाए, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। लोग कितने क्रूर हो सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, ये सोचेंगे तो चैन से सो भी नहीं पाएंगे। तो अच्छा तो यही है कि ऐसी चोरी और ठगी के प्रति लोगों को सावधान करें और पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दिलवाएं ताकि बेईमानों के दिल में थोड़ा बहुत डर, थोड़ा बहुत खौफ तो पैदा हो। कोरोना की बहुत बातें हमने की हैं, राजनीति की कुछ बात कर लेते हैं। आज बीजेपी ने 2 राज्यों में 2 ऐसे लोगों को अपना लीडर बनाया जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है। छोटी छोटी 2 खबरें हैं राजनीति की। असम में आज बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल तक हिमंता बिस्वा शर्मा असम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें CM इन वेटिंग कहा जाता था। हिमंता के साथ बीजेपी के 10, AJP के 2 और UPPL के 1 विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा इस समारोह में मौजूद थे और कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था। हिमंता की छवि तेज तर्रार नेता की है और वो 5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी की तरफ से सोनोवाल अब तक मुख्यमंत्री थे असम में, उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता बनाया। शुभेंदु पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष होंगे। नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी चुनाव से कुछ ही दिन पहले TMC छोड़कर बीजेपी में आए थे। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में रविशंकर प्रसाद और भूपेंद्र यादव ऑब्जर्वर्स के तौर पर मौजूद थे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बना है, 77 विधायक चुनाव जीते हैं। माना यह जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी हाईकमान ने एक संकेत दिया है उन नेताओं को जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, और मैसेज यह है कि जो नेता बीजेपी में आकर मेहनत करेगा, रिजल्ट देगा, पार्टी उसे इनाम भी देगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।